जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिवीजन शाला पे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रीनाइसेंस पीरियड को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो कि वैसे तो हमारा थर्ड चैप्टर है। और इससे पहले वाला चैप्टर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ना है, एंग्लो सेक्शन एज और मिडिल सेक्शन एज। तो आपको इसके पहले वीडियो में मिल जाएगा, जो कि आप मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि रीनाइसेंस पीरियड होता क्या है, कैसे क्या हुआ था इसमें। तो रीनाइसेंस पीरियड जो कि चला था हमारा 1500 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक। ठीक है। तो इसका टाइम हम थोड़ा सा देख लेंगे, याद रखेंगे कि 1500 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक चला था। तो सबसे पहला बात यह है कि रीनाइसेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है। रीनाइसेंस का मतलब क्या होता है, तो रीनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है। तो सबसे पहला ये वर्ड का मतलब होता है रीबर्थ। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आता है कि रीबर्थ, रीबर्थ तो मतलब होता है फिर से जन्म। तो किस चीज़ का जन्म हुआ था, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि रीबर्थ आखिर किस चीज़ का हुआ था। तो चलिए इसको धीरे धीरे डिकोड करते हैं और ऐसे ही समझते चलेंगे। तो रीबर्थ, ऐसे मैं अभी बता दूं कि रीबर्थ जो हुआ था वो हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीबर्थ जो है ग्रीक और रोमन लर्निंग का हुआ था। ठीक है। ग्रीक और रोमन लर्निंग का यहाँ पे रीबर्थ हुआ था। ठीक है। अब इसका मतलब आप रीनाइसेंस मतलब समझ गए कि रीनाइसेंस किसका हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक क्वेश्चन होता है कि अगर रीबर्थ हुआ था, ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था फ्लोरेंस, इटली से। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि इटली से स्टार्ट हुआ था। तो थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि रीनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है। और रीबर्थ किसका हुआ था, तो ये हुआ था ग्रीक और रोमन लर्निंग का। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फ्लोरेंस, इटली से। ठीक है। अब थोड़ा सा चलिए इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं कि क्या हुआ था, कैसे ये रिनाइसेंस पीरियड शुरू हुआ था। तो ये देखिए, मिडिल एज में यूरोप में रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है। तो मिडिल एज जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि कैसे कैसे उसमें रिलीजन का प्रभाव पड़ता था हर चीज़ में, लिटरेचर वगैरह में। तो इससे आगे का यहाँ पर है। तो मिडिल एज में जो है वो रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है। तो जब रिलीजन का प्रभाव पड़ता है तो लोग थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते हैं। तो यहाँ तक आते आते, रीनाइसेंस पीरियड में आते आते लोग थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लगे, अपने धर्म से हट के सोचने लग गए। तो वही है हमारा कोई, तो इसीलिए हमारा रीनाइसेंस पीरियड का शुरुआत हो जाता है। यहीं से आप समझ सकते हैं। ठीक है। कि पहले लोग जो है थोड़ा सा धार्मिक थे, तो धार्मिक विचारधारा रखते थे, ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग डेवलप होने लगे, डेवलप होने के बाद वो क्वेश्चंस पूछने लगे और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में, तो वैसे ही हर चीज़ का विकास होता है। तो वैसे ही यहाँ से रीनाइसेंस का शुरुआत हो जाता है, मतलब रीबर्थ हो जाता है। ठीक है। अब टाइम की बात करें, रीनाइसेंस का टाइम क्या था, तो ये लगभग 14 टू 16 सेंचुरी के आसपास की बात है। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और या तो आगे भी बन सकता है। ठीक है। और इंग्लिश रीनाइसेंस कब हुआ था, तो इंग्लिश का रिबर्थ कब हुआ था, तो ये लगभग 16 सेंचुरी के आसपास हुआ था। तो ये सारी घटना 14 टू 16 सेंचुरी के ही आसपास की है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। बाकी ज़्यादा डेट वगैरह याद करना नहीं है। ठीक है। तो वही क्वेश्चन से रिवर्थ किसका हुआ था, तो रिवर्थ हुआ था हमारे ग्रीक लिटरेचर का, रोमन लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट्स का और फिलोसफी का। ठीक है। तो इस सब चीज़ों का रिवर्थ हो रहा था। तो और एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखेंगे कि ह्यूमनिज्म क्या होता है। ठीक है। ह्यूमनिज्म एक टॉपिक है, इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमनिज्म मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन और उसकी बुद्धि की क्षमता और जीवन पर जोर देना। ठीक है। इसी को ह्यूमनिज्म कह देते हैं। ठीक है। ह्यूमन और उसकी बुद्धि की क्षमता जो है, और उसके उसकी बुद्धि पर थोड़ा सा जोर देना, वही ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म है, ये ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऐसे ही आप इसी कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, पहले मैंने बताया था कि पहले लोग केवल रिलीजियस के एंगल से सोचते थे, बाद में वो थोड़ा तर्क लगाने लगे, अपना दिमाग लगाने लगे। तो यही सब ह्यूमनिज्म से रिलेट करता है। ठीक है। तो यही है कि पहले कुछ ना सोचना, बाद में अपने बुद्धि लगाना, तर्क लगाना, वही ह्यूमनिज्म है। ठीक है। इसका कोर फॉर्मूला है कि रिलीजन से भी सोचेंगे। ठीक है। ह्यूमनिज्म जब हुआ तो उसके बाद जैसे रिलीजन से तो सोचेंगे, उसके बाद रीजन, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ जोड़ देंगे, तो वही हो जाता है हमारा
ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। तो ये सारा जो भी है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारा मेरा खुद का हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। बिल्कुल ही जो खुद मैं पढ़ता हूँ वही आपके लिए लाता हूँ। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आपको पता ही है कि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। तो जो मेरे नोट्स है, जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से वो किया है नोट्स वगैरह, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस भी है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में है या फिर जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं लाया हूँ। तो वो क्वेश्चंस भी आप करेंगे और देखेंगे कि आपका कितना मतलब समझ में आ रहा है, कितना आता है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसा तो मेरा विश्वास है कि आपको बिल्कुल भी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा देखने का, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसा मैं समझाऊं बिल्कुल वैसा ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, तो क्या है उसके बाद है पिलर ऑफ रीनाइसेंस, ठीक है। रिनेसेंस पीरियड का पिलर क्या था, मतलब क्या क्या था कि इसमें क्या क्या मेन चीज, क्या क्या बदलाव आ रहा था, कैसे कैसे क्या हो रहा था। तो इसका पिलर क्या था, एक तो प्रिंटिंग प्रेस था। उसी टाइम प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो गया, जो मतलब आप जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, जो उसी टाइम हुआ था। रिनेसेंस पीरियड में ही प्रिंटिंग प्रेस का जन्म हो गया था, मतलब। और रिफॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। चलिए रिफॉर्मेशन में थोड़ा आगे बताता हूँ कि रिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद इसी में आता है आपका एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज जो है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में हमारे शेक्सपियर वगैरह हुए थे। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये तीन इनका ये पिलर है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, रिफॉर्मेशन और एलिजाबेथन एज, ठीक है। इसको एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है। देखिए, अभी आते प्रिंटिंग प्रेस पर। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, इन्वेंट किया था जोहान्स गंटनबर्ग ने, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे बिल्कुल आपको याद हो जाएगा कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंशन किसने किया था, तो जोहान्स गंटनबर्ग ने किया था, ठीक है। और वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से है, जर्मनी से, ठीक है। और टाइम पीरियड तो 15th सेंचुरी। तो आपको जैसे पता ही है कि जैसे पूरा रिनाइसेंस पीरियड ही 14 टू 16 तक चला है, तो इसी के बीच में तो होगा, ठीक है। तो 15th सेंचुरी के पास ये आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है तो ये 1450 से लेके 1455 के टाइम का है, ठीक है। तो इसी टाइम प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था। तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था, जोहान्स गंटनबर्ग ने किया था, जो कि कहाँ से थे, तो जर्मनी से थे, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिनाइसेंस का शुरुआत इटली से हुआ था, ठीक है। और ये प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस बना था, गंटनबर्ग ने जो बनाया था, तो जर्मनी से। तो यहाँ से याद रख सकते हैं गंटनबर्ग, जी से गंटनबर्ग और जी से जर्मनी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस से आप याद रखिएगा जोहान्स गंटनबर्ग, गंटनबर्ग कहाँ से थे, जर्मनी से थे, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ईजी। एक चीज एकदम बिल्कुल आपको यहाँ से याद रखना है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। जैसे क्या बोलते हैं, इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस तो जोहान्स गंटनबर्ग ने किया था, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है विलियम कैक्सटन ने की थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था जी से याद रखेंगे, जी से जर्मनी, जी से गंटनबर्ग, ठीक है। और विलियम कैक्सटन ने जो है इंग्लैंड में इसका विकास किया था, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने इंपॉर्टेंट नोट में लिख भी दिया है कि विलियम किंगस्टन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की मतलब शुरुआत वैसे देखा जाए, आविष्कार किसने किया था, तो वो गंटनबर्ग ने किया था, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था, गंटनबर्ग ने। और इंग्लैंड में किसने शुरुआत किया था, तो विलियम कैक्सटन ने, ठीक है। चलिए अब दूसरा आता है रिफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हमने तीन पिलर यहाँ पे पढ़ा था ना, तो पहला पिलर पिलर तो हमने पढ़ लिया, प्रिंटिंग प्रेस। और दूसरा पिलर क्या था, रिफॉर्मेशन। तो देखिए रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो रिफॉर्मेशन का मतलब होता है रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। मतलब रिलीजन में सुधार वगैरह, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं कि रिलीजन में कुछ सुधार वगैरह हुआ होगा, तो रिलीजियन रिफॉर्म होता है इसका मतलब, ठीक है। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजियन रिफॉर्म। तो रिफॉर्मेशन जब टाइम चल रहा था, तो उस टाइम के इम्पोर्टेंट ऑथर थे एक मार्टिन लूथर करके, ठीक है। मार्टिन लूथर थे यहाँ के इम्पोर्टेंट, एक बस एक ही आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर थे। और इन्हीं की बुक है 95 थेसिस, ठीक है। 95 थेसिस इन्हीं की बुक है, जो कि पब्लिश हुआ था 1517 में। और ये भी बिलोंग करते थे जर्मनी से। तो यहाँ पर दो जगह का नाम बताया गया है, एक तो इटली बताया गया है, ठीक है, एक इटली बताया गया है।
और एक जर्मनी बताया गया है। तो जर्मनी से आपके मार्टिन लूथर भी थे, जर्मनी से आपके गंटनबर्ग भी थे, जो मैंने बताया था, जी से गंटनबर्ग और जी से जर्मनी। और एक तुम्हारा कैक्सटन थे, ठीक है, कैक्सटन थे। और कैक्सटन कहाँ से थे? इंग्लैंड, इंग्लैंड में इन्होंने वो करवाया था, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, तो इसमें बस आपको थोड़ा सा यही याद रखना है। सबसे पहला रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रिलीजियन रिफॉर्म से होता है, इसका मतलब रिलीजियन रिफॉर्म होता है। और इस टाइम के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है ऑथर कौन थे? मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने लिखी थी उनकी बुक 95 थेसिस, 95 थेसिस लिखी थी, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1517, 1517 में लिखी थी। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से, ठीक है। और यहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है, 1517 के आसपास से। अब चलते हैं थर्ड पिलर। थर्ड पिलर जो है हमारा एलिजाबेथन एज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आगे हम एलिजाबेथन एज ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कुछ जो है हमारे जो जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, तो इस टाइम एलिजाबेथन एज क्यों पड़ा? इसका नाम, सबसे बड़ा बात तो यही है कि एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो टाइम था, एलिजाबेथ जो है फर्स्ट जो थी वही थी यहाँ पे, ठीक है। मतलब सत्ता में, या फिर किंग क्वीन जो भी आप कह सकते हो, कि उस टाइम जो वही थी, इस वजह से इसका नाम एलिजाबेथन एज पड़ा, ठीक है, क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट का था। ये आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट का था। और वैसे भी जैसे एलिजाबेथन एज अगर पूछेगा भी, तो सेकंड थर्ड कुछ नहीं लग, दिमाग में रखना है कि जो पहले आया वही किया। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ही तो आएगा पहले, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या था? तो टाइम पीरियड इसका 1558 से 1603 तक था, ठीक है, इनका एज, एलिजाबेथन फर्स्ट का एज, ठीक है। और इसी एज को हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको आप ध्यान रखना है कि एलिजाबेथन एज को हम कहते हैं, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप सबसे पहला बात क्यों कहते हैं? सब मैंने बोला था ना कि सवाल खुद से पूछना है कि क्यों कहते हैं भाई, ऐसा कैसे याद रहेगा? जब तक हम कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, अपने दिमाग में दिमाग लगाएंगे नहीं, याद नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल इजी है, ऐसा ही आपको याद रखना है कि हाँ, ठीक है, एलिजाबेथन एज के टाइम मतलब फर्स्ट थी, इस वजह से इसका नाम एलिजाबेथन एज है। अगर इसका तो आंसर मिल गया। और वैसे बोलते बोलते हैं लोग गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? तो आप बताते हैं कि क्यों का आइडिया हम लगाते हैं कि क्यों कहते थे। तो ये यहाँ पर देखो, ये इस एज को गोल्डन एज इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर देखो ड्रामा फूला फला, ठीक है, पब्लिक थिएटर्स बने, राइटर को संरक्षण मिला यानी कि पेट्रोनेज मिला, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का विकास हुआ। तो गोल्डन एज वैसे भी है कि किसी को स्वर्ण मतलब सोना के जैसा अगर बोल रहे हैं, तो स्वर्णिम युग कह रहे हैं, तो क्यों कह, कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा। तो अच्छा इस टाइम पर क्या हुआ था? तो ड्रामा फूला फला, पब्लिक थिएटर बने, ठीक है, और राइटर को संरक्षण मिला। पहले जो उतना राइटर को वैल्यू नहीं किया जाता, तो इस टाइम जब हुआ, तो इस टाइम में राइटर को भी संरक्षण मिलने लगा, क्वींस के द्वारा, मतलब किंग वगैरह के द्वारा मिलने लगा। और तो अगर इतना सब कुछ होगा, तो फिर इंग्लिश लिटरेचर का विकास तो होगा ही, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का भी विकास होगा, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट ऑथर। तो इम्पोर्टेंट ऑथर इस टाइम के कौन थे, वो देखना है कि एलिजाबेथन एज है, इस टाइम के इम्पोर्टेंट ऑथर है कुछ, तो उनका नाम है विलियम शेक्सपियर, जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। और है क्या बोलते हैं, मार्लो और स्पेंसर, ईडीएम स्पेंसर, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो इनका पूरा नाम है, और इनका नाम ईडीएम स्पेंसर है। तो मैंने ऐसा ही लिख दिया, विलियम शेक्सपियर, मार्लो और स्पेंसर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको समराइज करना हो तो एकदम बिल्कुल फटाफट समराइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। रीनाइसेंस पीरियड, रीनाइसेंस पीरियड का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। कहाँ से शुरू हुआ था? फ्लोरेंस इटली से। रिवाइवल किसका हुआ था? तो ग्रीक और रोमन लर्निंग का, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख ले तो वही है कि पहले कुछ मतलब रिलीजन का प्रभाव ज़्यादा था, लोग ज़्यादा कुछ समझते नहीं थे, और फिर बाद में वो थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाने लगे, तो इस टाइप से हमारा रीनाइसेंस पीरियड शुरू हो गया, ठीक है। रीनाइसेंस का समय 14 से 16 सेंचुरी तक था, और इंग्लिश रीनाइसेंस का 16 सेंचुरी से कह सकते हैं। और रिबर्थ किसका हुआ था? तो रिबर्थ वही ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर, साइंस का, आर्ट का, फिलोसफी का, ठीक है। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म को आप सीधा समझ सकते हैं कि रिलीजियन, और रिलीजियन के साथ साथ अपना रीजन, तार्किक बुद्धि लगाना,
ऑब्जर्वेशन लगाना, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेट करना, और फिर क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से समझना, इसी को ह्यूमनिज्म कह देते हैं, ठीक है। और चलते हैं और आगे क्या था, पिलर ऑफ रिनाइसेंस। तो रिनाइसेंस का पिलर कौन कौन सा था, प्रिंटिंग प्रेस, और क्या बोलते हैं रिफॉर्मेशन, और एलिजाबेथन एज, ठीक है। तो और ये प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंशन किया था गंटनबर्ग ने। गंटनबर्ग कहाँ थे, जी फॉर गंटनबर्ग, जी फॉर जर्मनी, जर्मनी से थे। और 15th सेंचुरी में इसका टाइम पीरियड था। और विलियम कैक्सटन को बिल्कुल आप इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में शुरुआत की थी प्रिंटिंग प्रेस की, और इन्वेंशन जबकि किसने किया था, गंटनबर्ग ने, ठीक है। और फिर आ जाता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब रिलीजियस मतलब धर्म में सुधार, इसी का मतलब होता है। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है धर्म में सुधार। और इसके टाइम पर इस टाइम पर इम्पोर्टेंट लीडर बोल सकते हैं, ऑथर बोल सकते हैं, कौन थे, तो मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर ने कौन सी किताब लिखी थी, 95 थीसिस लिखी थी। टाइम पीरियड क्या था, 1517 था। और कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से, ठीक है। और यहाँ पर फिर लास्ट में आ जाते हैं एलिजाबेथन एज पर। एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर एलिजाबेथ फर्स्ट का जो है कार्यकाल था, मतलब किंग थी, क्वीन थी उस टाइम, इस वजह से इसको बोलते थे एलिजाबेथन एज बोल देते हैं। और टाइम पीरियड 1558 से 1603 तक बोल देते हैं। और इसको गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ड्रामा फूला फला, पब्लिक थिएटर बने, और राइटर्स को संरक्षण मिला, पेट्रोनेज मिला, और इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का भी विकास हुआ, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट ऑथर की बात करें, विलियम शेक्सपियर, मार्लो और स्पेंसर। इसको वैसे हम नेक्स्ट क्लास में अलग अलग से पढ़ेंगे, इनका इंपॉर्टेंट जो भी है, इंपॉर्टेंट बुक वगैरह है, ड्रामा है, पोएट्री है, जो भी होगा हम उसको आगे में अच्छे से डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए कि क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो भी पूछे गए वो सारे भी क्वेश्चंस है कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, द रीनाइसेंस पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री रफली स्पेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, ठीक है। तो रीनाइसेंस पीरियड की सेंचुरी कौन सी थी, एकदम बिल्कुल इजी है, 14 टू 16 सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, वेयर डिड रीनाइसेंस मूवमेंट ओरिजिनेटेड। तो रीनाइसेंस जो मूवमेंट है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, इंग्लैंड से, जर्मनी से, सी इटली से, या डी फ्रांस से, ठीक है। तो ये मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, जर ये फ्लोरेंस इटली से, जो कि मैंने पहले ही बताया था, रिनाइसेंस पीरियड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इटली से, ठीक है। हु इन्वेंटेड द मार्वल टाइपिंग, who invented the mobile typing printing press in 15th century, 15th century 1450 से 1455, ठीक है। तो किसने इन्वेंट किया था, ये पूछा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का वो इन्वेंट किसने किया था। तो यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था, गंटनबर्ग ने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। देखिए क्वेश्चन आ गया कि इंग्लैंड में, आप बताइए कि इंग्लैंड में किसने शुरुआत की थी। तो जॉफरी चौसर नहीं, विलियम कैक्सटन, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विलियम कैक्सटन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इज ट्रेडिशनली considered to have begun in 1517 when the Martin Luther nailed his book to the door of Wittenberg Castle Church. What was the name of his famous document? कुल मिला के देखिए, बात ये कहा जा रहा है कि 1517 में जो मार्टिन लूथर ने जो बुक लिखी थी, जिसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म ला दिया था, वो ला दिया था, यही बात लिखा हुआ है कि उस बुक का नाम क्या था, ठीक है। तो सीधा देखिए, मार्टिन लूथर ने किस कौन सा बुक लिखा था, 95 थीसिस। क्वेश्चन नंबर ए, 5 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, 95 थीसिस लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी, 1517 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द एलिजाबेथन एज 1500 जो कि चला था 1558 से 1603 तक, इज ऑफन रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्राइमरीली ड्यू टू फेनोमेनल ग्रोथ ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि गोल्डन एज
गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कि इसमें किस चीज़ का ग्रोथ हुआ था? तो नॉवेल का ग्रोथ हुआ था, ड्रामा और थिएटर का वो ग्रोथ हुआ था, द ऐसे का ग्रोथ हुआ था, या फिर मॉडर्न फ्री वर्स पोएट्री का हुआ था। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ड्रामा और थिएटर का हुआ था। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको भी, ऑथर्स वगैरह को संरक्षण मिले थे, थिएटर बनाए गए, ड्रामा ड्रामा के लिए बहुत कुछ किया गया था, तो वही तो है ऑप्शन नंबर बी, ड्रामा एंड थिएटर। चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट ऑथर बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट ऑथर कौन थे? तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बोल सकते हैं तो विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और स्पेंसर, जो कि मैंने बताया था, यही तीनों तो थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द कोर फिलोसॉफिकल शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमनिज्म ड्यूरिंग द रीनाइसेंस? तो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि आपको समझ में आया ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा। द कंप्लीट रिजेक्शन बोल रहा है, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ ऑल ट्रेडिशनल बिलीफ एंड हिस्ट्री, emphasize on human reason, capability and experience alongside the alongside religion, या फिर strict adherence to domestic Latin scholarism, और डी, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन इंडस्ट्रियल मोनार्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बी तो होगा कि ये इम्फेसाइज किया था ह्यूमन रिसोर्सेज पर कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस एलोंगसाइड रिलीजन, यही तो हुआ था। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म का तो वैसा ही मतलब मैंने बताया था ना कि वैसे होता है कि जैसे पहले लोग अपना वो उससे सोचते थे सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से, फिर बाद में एक्सपीरियंस से अपना सीखने लगे, और रिलीजन को थोड़ा सा साइड में रख के फिर अपना दिमाग लगाने लगे, कैपेबिलिटीज से करने लगे, यही सब तो मैंने बताया था। ठीक है, तो इजी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं, ये देखिए पी वाई क्यू का क्वेश्चन ये भी है। इन विच कंट्री डिड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म लेड बाय मार्टिन लूथर? ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने किस कंट्री में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म को लेड किया था? ठीक है, मतलब ये उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने चलाया था। तो मार्टिन लूथर थे कहाँ के? जर्मनी के थे। तो जर्मनी में ही तो चलाया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज whose dominance was challenged and gradually सप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीनाइसेंस रिवाइवल ऑफ लर्निंग? ठीक है, तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि रीनाइसेंस के पहले, ठीक है, रीनाइसेंस के पहले क्या चैलेंजेस थे, कौन सा लैंग्वेज जो सबसे बड़ा चैलेंज था? ठीक है, तो इसका आंसर आप लगाइए, ग्रीक था, लैटिन था, फ्रेंच था, या डी, जर्मन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लैटिन। लैटिन का प्रभाव वहां पर पहले ज़्यादा था, बाद में फिर धीरे धीरे चेंज हुआ। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस, अभी एक दो क्वेश्चंस और होंगे। ठीक है, तो बहुत अगर आपको ये वीडियो वगैरह पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा मतलब कॉन्टेक्स्ट आपको लग रहा होगा कि हाँ सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और ऐसा ही करिए ताकि और वीडियोस मैं बना सकूँ आपके लिए। और ये बिल्कुल सच में बता रहा हूँ कि ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स वगैरह से किया हुआ है। ठीक है, जो कि मैं हर जगह पढ़ता हूँ अपना, और हैंड रिटन नोट्स जो बनाता हूँ, जो मैं खुद पढ़ता हूँ, वही आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमोंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विट्स आर ए प्रोमिनेंट प्लेराइट ऑफ एलिजाबेथन एरा नोन फॉर डॉक्टर फर्टस? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर फर्टस किसने लिखी थी, फर्स्टस किसने लिखी थी? तो सॉरी, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपका भी हुआ नहीं है, हालांकि ये क्या बोलते हैं, उसमें आया हुआ है पीवाईक्यू में, कि डॉक्टर फर्स्टस जो है वो किसने लिखी है। तो हालांकि ये तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये क्रिस्टोफर मार्लो की ये है, ट्रेजेडी है। ठीक है, डॉक्टर फर्स्टस। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ेंगे ना डीप में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें मैं बताऊंगा कि डॉक्टर फर्स्टस क्या था, मतलब कैसा था, क्या था, इसका स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्रिस्टोफर मार्लो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, द रीनाइसेंस टर्म लिटरली ट्रांसलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब रीनाइसेंस का वही मतलब पूछ रहा है, रीनाइसेंस का मतलब क्या होता है, तो रीनाइसेंस का मतलब रीबर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ठीक है, यहीं तक था आज का सेशन हमारा। और आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा, मेहनत थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और ऐसे ही वीडियो मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में लाता रहूँ। थैंक यू।